सुनसान सड़क में एक जवान लड़का अकेला खड़ा है। चेहरे पर हजारों सपनों का बोझ है, लेकिन जेब में सिर्फ 1500 रुपए है। इस लड़के के माँ बाप अब इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। कोई पहचान नहीं, कोई सहारा नहीं, बस कुछ बड़ा करने की एक उम्मीद है। लेकिन कौन सोच सकता था कि दुबला सा दिखने वाला ये लड़का एक दिन बॉलीवुड का बादशाह और एशिया का सबसे अमीर एक्टर बन जाएगा। जी हाँ, बात हो रही है शाहरुख खान की। लेकिन शाहरुख खान तो फिल्मों के लिए कोई फीस चार्ज करते ही नहीं है, तो फिर इनकी इतनी कमाई आती कहाँ से? तो जवाब है बिजनेस। ये एक एक्टर होने के साथ साथ एक जीनियस बिजनेसमैन भी है। लेकिन शुरुआत में इनका सफ़र काफ़ी मुश्किल भरा था। जितने भी बिजनेस इन्होंने किया वो सारे फ्लॉप हो जाते थे। इन्होंने आईपीएल की टीम खरीदी तो लाखों का नुकसान हो गया, तो 3 साल तक हार मिली। इसके बाद फिल्म प्रोडक्शन में गए तो करोड़ों का लॉस हो गया। लेकिन आज वही इंसान अरबों का मालिक बन चुका है। तो कैसे उन्होंने हर फेलियर से सीखा और कौन कौन से बिजनेसेस उन्होंने किए जिससे वो आज इतने अमीर बन चुके हैं, आइए समझते हैं। एक लड़का जो कि अनजान शहर में ना तो उसका कोई सहारा और ना कोई जान पहचान का, बस मन में एक सपना है बॉलीवुड का हीरो बनने का। ये लड़का शाहरुख खान है, जो कि दिल्ली की गलियों से निकलकर माया नगरी मुंबई में पहचान बनाने आया है। और शाहरुख खान हमेशा से ही कुछ बड़ा करने की सोच रखते थे और उनकी माँ भी चाहती थी कि उनका बेटा कुछ बहुत बड़ा करे और वो कुछ ऐसा करे जिससे दुनिया में उसका नाम बन जाए। और शाहरुख को किसी भी हाल में अपनी माँ का सपना पूरा करना था। इसके लिए उन्होंने बस बैग उठाया, जेब में 1500 रुपये रखकर मुंबई की ट्रेन पकड़ ली। और यहाँ आते ही उन्हें समझ में आ गया था कि नाम कमाने के लिए कितनी ठोकरें खानी पड़ेगी। उनके पास शुरुआत में ना तो कोई रहने की जगह थी, ना कोई काम और ना ही पहचान बनाने के लिए कोई ऐसा जुगाड़। उन्होंने सैकड़ों ऑडिशन दिए, लेकिन एक के बाद एक सारे रिजेक्ट हो गए। कई बार उन्हें ऐसा लगा कि वापस दिल्ली लौट जाना चाहिए। फिर आखिरकार उन्हें अपना पहला ब्रेक मिला, फिल्मों में नहीं, टीवी सीरियल में। और फौजी नाम के शो से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। लेकिन दुनिया में नाम बनाने के लिए केवल इतना ही काफ़ी नहीं था, इसीलिए वो हमेशा बड़े पर्दे में आने के लिए ट्राई करते रहते थे। और फिर आखिरकार 1992 में उन्हें अपनी पहली फिल्म मिलती है, दीवाना। और ये फिल्म रिलीज होते ही सुपर हिट हो गई और पहली ही फिल्म से शाहरुख खान ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। इसके बाद उन्हें लगातार फिल्मों के ऑफर आते रहते थे। डर और बाजीगर में उन्होंने ग्रे शेड वाले रोल किए। इसके बाद 1995 में आई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस मूवी ने इनके कैरियर को एक नई ऊंचाइयों तक ले गई और ये मूवी एक कल्ट क्लासिक मूवी साबित हुई। और इस फिल्म की वजह से उन्हें किंग ऑफ रोमांस का टैग मिल गया। और इसके बाद लगातार इतनी बेहतरीन मूवियों ने उस वक्त का उन्हें एक सुपरस्टार बना दिया। और अब वो सिर्फ एक स्टार नहीं थे, वो एक आइकॉन बन चुके थे। लेकिन इससे उनके अंदर एक डर बैठ गया था कि अगर ये सब छिन गया तो आगे क्या होगा, क्योंकि उन्होंने उस वक्त कई बड़े सुपरस्टार्स को अपने कैरियर के पीक से नीचे गिरते हुए देखा था और वो अपने परिवार के लिए एक सेफ फ्यूचर चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ठान लिया कि वो अब सिर्फ एक्टिंग नहीं करेंगे बल्कि एक बिजनेसमैन भी बनेंगे। और इसी सोच के साथ उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन के बिजनेस में कदम रखने का फैसला कर लिया। ये साल था 1999 जब उन्होंने अपनी पहली प्रोडक्शन कंपनी ड्रीम्स अनलिमिटेड की शुरुआत की। और इस कंपनी में उनके साथ ये सब पार्टनरशिप में थे। अब ड्रीम्स अनलिमिटेड का पहला प्रोजेक्ट था फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। इस मूवी में शाहरुख लीड कैरेक्टर में थे और इस मूवी को उन्होंने एक अलग अंदाज में बनाने की कोशिश की। लेकिन शायद उस समय की ऑडियंस इस तरह की मूवीज़ देखने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए ये मूवी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ड्रीम्स अनलिमिटेड के अंडर में एक और मूवी बनाई, अशोका, जो कि उनकी सबसे महंगी मूवी थी। और शाहरुख ने इस मूवी में सम्राट अशोक का किरदार निभाया था और इसे उनके अब तक के सबसे चैलेंजिंग रोल में से एक बताया गया था। और इस फिल्म का भी वही हाल हुआ था, फिल्म रिलीज हुई और फ्लॉप हो गई थी। और इससे उन्हें दूसरा बड़ा झटका लग चुका था और उनके करोड़ों रुपए डूब चुके थे और ये कंपनी अब घाटे में जा चुकी थी। और इनके जो पार्टनर्स थे उनमें से ये 2 लोग इस बिजनेस को और आगे नहीं ले जाना चाहते थे। और इस हार से वो समझ गए थे कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि ड्रीम्स अनलिमिटेड में एक सही टीम को ना चुनना। साथ ही उन्होंने फिल्म के प्रमोशन में भी कुछ खास ध्यान नहीं दिए थे। इसी लर्निंग के साथ 2003 में उन्होंने अपनी कंपनी को रीस्टार्ट किया नए नाम के साथ, जिसका नाम रखा गया रेड चिली एंटरटेनमेंट्स। और शाहरुख की
इस नई कंपनी का पहला प्रोजेक्ट था मैं हूं ना, और ये एक मसाला एंटरटेनमेंट मूवी थी और ये मूवी रिलीज़ होते ही सुपर हिट हो गई। और इस सक्सेस के बाद ही रेड चिली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी एक नई जगह बनाने में कामयाब हो गया था। इसके बाद 2007 में शाहरुख खान ने एक और दांव खेला। ओम शांति ओम के साथ उन्होंने एक मूवी और लॉन्च करी और ये उस वक्त की सबसे महंगी बॉलीवुड फिल्मों में से एक थी और इस मूवी ने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। इस मूवी का बजट था 40 करोड़ और इसने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ की कमाई की और ये शाहरुख खान की अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। और इस फिल्म ने रेड चिलीज कंपनी को बॉलीवुड के टॉप प्रोडक्शन हाउसेस में से शुमार कर दिया और इसके बाद देखते ही देखते ये बॉलीवुड के सबसे बड़े वीएफएक्स स्टूडियो में से एक बन गया। और बॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज़ जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सब रेड चिली एंटरटेनमेंट के वीएफएक्स से ही तैयार की गई थी। और इसके बाद इसके अंडर में बनी ये मूवीज़ भी एक शाहरुख खान के लिए बड़ा झटका साबित हुई। और इसके बाद इस प्रोडक्शन हाउस के अंडर में बनी ये मूवीज़ ने भी शाहरुख खान को एक बड़ा झटका दिया। लेकिन शाहरुख खान हार मानने वाले नहीं थे और अब ये प्रोडक्शन हाउस केवल मूवीज़ तक ही सीमित नहीं था, ये इन तरह के सर्विसेज भी ऑफर करने लगा। लेकिन एक चीज़ जो शाहरुख खान को अभी भी परेशान कर रही थी वो ये थी कि फिल्म प्रोडक्शन का जो बिजनेस होता है वो काफ़ी रिस्की होता है, जिसमें एक सुपरहिट फिल्म करोड़ों कमा सकती है तो एक फ्लॉप फिल्म करोड़ों डुबा भी सकती है। तो उन्होंने सोचा एक ऐसा बिजनेस भी होना चाहिए जो कि फिल्मों से थोड़ा अलग हो। तो उन्हें 2008 में एक अपॉर्चुनिटी दिखी आईपीएल की और इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन और बॉलीवुड स्टार्स भी दिलचस्पी दिखा रहे थे और शाहरुख खान ने भी आगे रह करके अब तक की अपनी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की और कोलकाता नाइट राइडर को खरीद लिया। और इस टीम को खरीदने के लिए उन्होंने 300 करोड़ रुपए खर्च किए थे। अब शुरुआत में इस टीम को लेकर के क्रेज बहुत ज़्यादा था, बड़े बड़े प्रमोशन किए गए, लेकिन असली खेल तो मैदान में होता है और यहीं पर केकेआर का बुरा वक्त स्टार्ट हो गया। और पहले के 3 साल में टीम की हालत बेहद ही खराब रही और फैंस का जोश ठंडा पड़ने लगा और धीरे धीरे केकेआर मजाक बन के रह गई थी। और बात तो यहाँ तक पहुँच गई कि शाहरुख की खुद की फैमिली ने कह दिया कि इस टीम को बेच दो। इसके बाद शाहरुख खान ने 2011 के ऑक्शन में गौतम गंभीर को खरीदा और उन्हें टीम का कैप्टन बना दिया और इस एक फैसले ने पूरी टीम की तकदीर ही बदल डाली। उसके अगले ही साल 2012 में केकेआर ने आईपीएल की ट्रॉफी जीत भी ली थी और 2014 में केकेआर ने दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी जीती थी और इस जीत के साथ ही केकेआर एक ग्लोबल ब्रांड बन चुकी थी। अब इसके लिए स्पॉन्सर्स की लाइन लग गई थी, टीम की ब्रांड वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही थी और ये हर साल करोड़ों की कमाई करने लगी थी। अब 2012 में उन्हें एक झटका लगा। दरअसल वानखेड़े स्टेडियम में एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ उनकी झड़प हो गई और बीसीसीआई ने शाहरुख खान पर 5 साल के लिए स्टेडियम में एंट्री करने पर बैन लगा दिया था। ये उनके लिए एक बड़ा झटका तो था ही, लेकिन उन्होंने आईपीएल के साथ साथ दुनिया भर के बड़े क्रिकेट लीग्स में पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और लगभग सारे ही क्रिकेट लीग्स में इन्होंने अपनी एक एक टीम खरीद ली। इस तरह आज शाहरुख खान के पास नाइट राइडर्स के नाम से सिर्फ एक आईपीएल टीम नहीं है बल्कि एक पूरा का पूरा ग्रुप है जो कि एक ग्लोबल क्रिकेट ब्रांड बन चुका है और आज इस ग्रुप की वैल्यू 9000 करोड़ से भी ज़्यादा है। और आईपीएल के जरिए उन्होंने साबित कर दिया कि वो एक सुपरस्टार ही नहीं, एक जीनियस बिजनेसमैन भी है। और शाहरुख खान फिल्मों और क्रिकेट के अलावा प्रॉपर्टीज़ में भी डील करते हैं। उनके पास दुनिया के अलग अलग देशों में ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी कीमत साल दर साल लाखों में बढ़ती जा रही है। इंडिया में अगर देखें तो मन्नत, जो कि शाहरुख खान का एक पहचान बन चुका है, जिसकी कीमत आज 200 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। इसके अलावा पाम जुमेरा दुबई में उनका एक विला जन्नत है जिसकी कीमत आज 100 करोड़ से भी ज़्यादा है। ऐसे ही लंदन के पार्क लेन में उनका एक आलीशान अपार्टमेंट है जिसकी वैल्यू आज 180 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। और ऐसे ही बहुत सी प्रॉपर्टीज़ को शाहरुख खान ऑन करते हैं और आज उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू 1000 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो उन्होंने हर एक उस बिजनेस में पैसा लगाया जिनका फ्यूचर ब्राइट था। उन्होंने टेक्नोलॉजी, हेल्थ और एजुकेशन जैसे सेक्टर में हाथ आजमाया। हालांकि इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल रहे और कुछ फेल हो गए थे। अब वो शुरुआत से हेल्थ और फिटनेस को लेकर के अवेयर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने इस ऐप में इन्वेस्ट किया जो कि लोगों को हेल्थ और फिटनेस के लिए अवेयर करता है और डाइट प्लान सजेस्ट करता है। और इसके बाद ये उनकी सबसे इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट थी। 2013 में
उन्होंने इस कंपनी के 26% शेयर खरीद लिए थे। और ये एक ऐसा एजुकेटिंग और एंटरटेनमेंट पार्क था जिसमें बच्चे खेल खेल में ही चीज़ों को सीखते और समझते हैं, और बच्चे इन तरह के अलग अलग प्रोफेशंस को रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते थे। और आज हर साल लाखों बच्चे इंटरनेशनली इस किड्ज़िनिया पार्क को विजिट करते हैं, जिससे ये एक प्रॉफिटेबल वेंचर बन चुका है। और उन्होंने एक्टिंग में भी एक स्मार्ट तरीका अपनाया। उन्होंने फिल्मों से फीस लेना बंद कर दिया और सीधा प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल को अपनाया। और इस मॉडल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है उनकी मूवी पठान, जिससे उन्होंने करीब 200 करोड़ रुपए कमाए। और यही पैटर्न उन्होंने जवान और डंकी जैसे मूवीज़ के साथ भी अपनाया। इसी के साथ ही आज शाहरुख खान बॉलीवुड के सबसे महंगे ब्रांड एम्बेसडर में से एक कहलाते हैं। आज उनके पास 40 से ज़्यादा ब्रांड हैं और हर ब्रांड्स के लिए वो 10 से 30 करोड़ तक चार्ज करते हैं। और इस तरह उन्होंने सिर्फ एक्टिंग पर डिपेंड ना होकर 7300 करोड़ का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया, जो हर साल बड़ा होता जा रहा है। इसमें आपके क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। शाहरुख खान के लिए एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।